पॉइंट ऊपर आ चुका है, ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी तो 40-42 पॉइंट ऊपर ही है, लेकिन मिड कैप सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो टोटल अगर आप देखें तो कुल मार्केट में एक अच्छी तेज़ी बनती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। और फ्यूचर्स मार्केट में अगर आप चलें तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन, पीआई इंडस्ट्रीज़ 3800 रुपये के आसपास पहुँच रहा है। आज बिरला सॉफ्ट में भी हल्की सी तेज़ी, 340 तक बिरला सॉफ्ट भी पहुँच गया है। थोड़ी सी वीकनेस कहाँ है? एसआरएफ में, इस पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी। कॉनकॉर, डॉक्टर लाल, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे कुछ शेयर्स में वीकनेस है, लेकिन मिड कैप में बढ़िया मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग जंक्चर पे मार्केट खड़ा हुआ है और बिल्कुल साफ ही संकेत दिख रहे हैं कि वो यहाँ से तेज़ी का रुझान आगे लेने के मूड में है, क्योंकि बहुत सारे जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं या जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो मार्केट के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स में देखिए आप 6.25% की तेज़ी है। ये कंपनी कैश लॉजिस्टिक्स का काम करती है। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स ज़बरदस्त मजबूती, 6% ऊपर, 325 का प्राइस है। और इंटरेस्टिंगली नाइका 140 के ऊपर निकल गया है, 142 रुपये पर नाइका ट्रेड करा है। बहुत ही दिलचस्पी लोगों की इसमें बनती हुई देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पे अच्छी मजबूती। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर जिस पर मैं बातचीत करूंगा यतिन के साथ, जो बिल्कुल माइक अप होकर तैयार हो रहे हैं, कि इंटरग्लोब एविएशन में कुछ खबर आने वाली है। आप रेडी? रेडी बैठे हैं। और नीरज जी, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना, इंटरग्लोब एविएशन पिछले मुझे लगता है 15-20 दिन के छोटी अवधि में शेयर्स 25 से 30% मोमेंटम में है। लेकिन यहाँ एक अड़चन हमेशा रहती है और ब्रोकरेजेस हमेशा इस पर्टिकुलर ओवरहैंग की बात करते हैं। जी हाँ, ब्लॉक डील की मैं बात कर रहा हूँ जो इंटरग्लोब एविएशन में लाइकली है। शायद जल्द से जल्द यहाँ आ सकती है करंट वीक में, या कुछ ही दिनों में आ सकती है। इसका रीज़न ये है कि जो गंगवाल फैमिली का लॉक इन है वो 15 जून को खुल रहा है। अगर आपको याद है तो 15 फरवरी में 2023 में इन्होंने अपना लगभग 4% हिस्सा बेचा था, और ये हिस्सा लगभग 3000 करोड़ का जो इन्होंने बेचा था 15 फरवरी को, उसका 150 दिन का लॉक इन था। तो वो लॉक इन जो है वो 15 जून को खुल रहा है। और हमारी जानकारी के हिसाब से, हमारे सूत्र के हिसाब से, जो ब्रोकरेजेस हैं वो ऑलरेडी सिलेक्ट फंड मैनेजर्स को आज अप्रोच करना शुरू कर दिए हैं कि ब्लॉक में इंटरेस्ट है कि नहीं है। ऑब्वियसली एक स्वीट स्पॉट बन गया गोएयर की डिफिकल्टीज़ की वजह से इंडिगो के लिए मार्केट शेयर में, और कम क्रूड प्राइसेस की वजह से। लेकिन ये जो गंगवाल फैमिली है जिसके पास लगभग 30% हिस्सा है, हमारी जानकारी के हिसाब से इस हफ्ते 8 से 10% तक अपना हिस्सा ये जो है बाजार में लिक्विडेट कर सकते हैं। तो लगभग 7-7.5 हज़ार करोड़ की, नीरज जी, इस काउंटर में ब्लॉक डील लाइकली है। और 5 to 8% के बीच में अप टू 10% वो जा सकते हैं अपना हिस्सा बेचने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा, फंड्स ऑलरेडी अप्रोच किए गए हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक डील के लिए जो गंगवाल फैमिली बेचना चाहती है। ओके, तो ये खबर है जिस पर नजर रखेंगे जब यति लेके आए। और ये 15 जून कह रहे हैं आप? 15 जून को 15 जून को लॉक इन खुल जाएगा। तो क्योंकि 15 फरवरी को 150 दिन का लॉक इन था, मतलब 5 महीने का लॉक इन था, और वो लॉक इन अब खुल गया है। तो 16 को दिन कौन सा है? फ्राइडे तो हो सकता है। 15 को लॉक इन खुल जाएगा, 16 को डील कर सकते हैं। अगर 16 को नहीं किया तो नेक्स्ट वीक। एक बात तो क्लियर है नीरज जी, डिस्क्लोजर और जो एक्सचेंजेस पे इन्होंने डेटा अवेलेबल करवाया है, और जो इंटेंशन है गंगवाल फैमिली का वो है लिक्विडेट करना। और 30% हिस्सा है, छोटा नहीं है। और मार्केट एकदम राइप है जहां ये डील हो सकती है। और अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात नीरज जी, सबसे पहली डील जो थी वो मेरे डेटा के हिसाब से 8 सितंबर 2022 को हुई थी 1885 रुपीज के प्राइस पे, या 1850 के प्राइस के आसपास। और 15 फरवरी को भी 1880 के आसपास हुई थी। जो इसकी पिछली 2 डीलें जो हुई हैं वो 1850-1900 के बीच में ही हुई, वो रेंज में। और अब प्राइस जिस हिसाब से भागा है उस हिसाब से तो काफी लुक्रेटिव हो चुका है। परफेक्ट टाइम है डील क्लॉक कर देने का। तो चलिए खैर, ये इंटरेस्टिंग खबर है। इंटरग्लोब एविएशन या इंडिगो जिसको हम कहते हैं, उसमें एक ब्लॉक हो सकता है गंगवाल फैमिली की ओर से। और 15 तारीख को लॉग इन खत्म होगा, तो 16 या मंडे को कभी भी ये हो सकती है। तो इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखाया है, फंडामेंटल रीजंस थे उसकी तेज़ी के। बहुत शुक्रिया यतिन इस जानकारी के लिए। तो हम लोग इस पर नज़र बनाए रखेंगे। और डील के सबसे बड़े न्यूज़ रिपोर्टर इस समय इंडस्ट्री में यतिन जी हैं, तो हम लोग इस पर नज़र बनाए रखेंगे। चलिए इसी पे एक राय लेते हैं आज के मेहमान सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी।
पहले मार्केट से पहले इस पे राय दीजिए, इंटरग्लोब एविएशन पे क्या राय है आपकी? नहीं, यतिन जी को भी बहुत नमस्कार। आई थिंक बढ़िया न्यूज निकाल के लाते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन वाली जितनी भी डील्स वाली रहती हैं। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि स्टॉक ने अपना जो 2380 के आसपास, जो 2020-21 में के आसपास उसने 2380 के आसपास 2 हाइज रखे थे मंथली क्वार्टरली चार्ट्स में। आई थिंक उनके बियॉन्ड अब ट्रेड होने लगा है, तो ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली आप देखेंगे कि मोमेंटम जब साथ में रहता है तो और मुझे लगता है कि यहाँ पे एटलीस्ट 100-150 ऑड पॉइंट्स मोर यहाँ पे एड अप हो सकते हैं। तो आपको कहीं तो एक तकरीबन 2550-2580 के स्तर भी यहाँ पे इंटरग्लोब में आते हुए दिखने चाहिए। जब डील व्हील चलती रहती है उस समय मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, बट सिंस ये ब्रेकआउट ताजा है तो मैंने कहा एटलीस्ट जो मेरे तरफ से मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं बताऊं। सो आई थिंक 150 ऑड पॉइंट्स मोर टू गो फ्रॉम हियर इंटरग्लोब के लिए। ओके, और एक क्विक कॉल अब आपके निफ्टी में, उसके बाद फिर हम लोग कॉलर्स की तरफ चलते हैं। देखिए निफ्टी में तो नीरज जी, जब ये रेंज पहले हमने वो रेंज मेंटेन की थी कि भाई 18,400 की रेंज है, जस्ट ब्रेकआउट हो गई, तब से यही बोल रहे हैं कि भाई अब ये रेंज 400 पॉइंट आप नीचे जब रेंज बनाते हैं और उसका ब्रेकआउट करते हैं तो बेयर मिनिमम 400 पॉइंट आप ऊपर ऐड करेंगे। तो 18,800 तक के टारगेट्स हैं। लास्ट टाइम हम 18,877 तक आ गए थे और 18,877 तक आ गए। तो अब आई थिंक वही 18,400 से 18,800 की रेंज रहेगी। रेंज के लोअर एंड पे बाइंग आती जा रही है, ये हमने देखा लास्ट डिप में भी बाइंग आ गई और बाजार आज आपको ऊपर दिख रहा है। तो आई थिंक मोटा मोटी इसी रेंज में ट्रेडिंग होती रहेगी और रेंज को ही ट्रेड करें फिलहाल के लिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो रेंज है 18,800 की रेंज है, जहाँ पे आपको इस बीच में रेंज करना चाहिए। चलिए फटाफट अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ प्रयागराज यूपी से जुड़ रहे हैं अब्दुल रहमान। बताइए अब्दुल, क्या सवाल है? सर मेरे पास एफएसएल के 5-10 शेयर हैं एट प्राइस 140, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो कब तक चांसेस बढ़ने के इसके? ओके सर्वेंद्र, एफएसएल फर्स्ट सोर्स 140 पर इन्होंने लिया है, 510 शेयर्स, 133 चल रहा है अभी। लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका, रखने चाहिए? देखिए बिल्कुल, आई थिंक यहाँ पे जो अब स्टॉक की पहले पिटाई हो गई थी, अब एक बढ़िया इसने रेंज कंसोलिडेशन बनाया और तकरीबन 100 रुपए से लेके आप देखेंगे तो मोटा मोटी तकरीबन 125-128 तक का एक रेंज बनाया था। उस रेंज को अच्छे से कंसोलिडेट किया है, उसका ब्रेकआउट आया है। तो मेरा मानना तो डेफिनेटली यहाँ पे यही रहेगा कि अब यहाँ पे एटलीस्ट आप एक 20 पॉइंट की आपने एक मोटा मोटी रेंज बनाई थी 20-25 पॉइंट की, तो अब यहाँ से जहां से ब्रेकआउट हुआ 125 से, तो आई थिंक इमीडिएट बेसिस पे मैं इनको बोलूंगा कि तकरीबन 145-150 के टारगेट्स तो हैं। सो 3-6 महीने में इनके पैसे तो बनेंगे। उसके बियॉन्ड की क्लैरिटी आई थिंक नेक्स्ट इस जून के क्वार्टरली क्लोजिंग में आ जाएगी, बट फिलहाल ट्रेड में बने रहे और मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस जरूर रखें 125 के नीचे। सो 124 रुपए 40 पैसे का एक स्टॉप लॉस बना के रखें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। ओके, ट्रेड में बने रहिए, 124.40 का स्टॉप लॉस, और जून क्वार्टर के बाद एक बार फिर से व्यू लीजिएगा। अशोक कुमार मोदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैदराबाद तेलंगाना से। अशोक जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार जी सर, ये बायोकॉन के 500 शेयर खरीद रहे हैं और दूसरे जो है इमामी के हैं 200 शेयर 512 रुपए 60 पैसे के। ये मैंने अक्टूबर में खरीदे थे, इनमें दोनों में लॉस हो रहा है, दो भी ना आ गया मेरा इस पे। ये बायोकॉन कब खरीदे थे? बायोकॉन खरीदे नवंबर में 308 रुपए 25 पैसे। जी सरवन जी, बायोकॉन 308.25 और इमामी 512.60। बायोकॉन पे पहले राय दीजिए। 241 पे चल रहा है और इसने अभी कुछ डेढ़ महीने पहले 189 का लो देखा है जी। वहां से तो रिकवरी हो गई है, क्या बॉटम बन गया है? और अब इनके लक्ष्य जो है, लक्ष्य क्या मतलब, इनका जो प्राइस है 308.25 का, उससे ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए दोनों स्टॉक्स में ये बहुत ज्यादा खड़े रह गए हैं। इवन अगर आप लॉन्ग टर्म जब बोलते हो कि मैं लॉन्ग टर्म लेता हूं, तो भी कहीं एक 10 से 15 या 20% मैक्सिमम 20% के नीचे जब भी कोई स्टॉक आ जाता है हाई से, तो हम बोलते हैं कि बेयर मार्केट में, मोटा मोटी बोलते हैं कि कहीं एक उसका फ्लेवर कलर उसका एक बेयर मार्केट का हो गया है, या जब बॉटम से 20% घूमता है तो हम कहते हैं कि शायद रिकवरी है। तो आई थिंक दोनों केसेस में भी ये फिट बैठेगा। ऊपर से जब रिकवर किया, ऊपर से जब गिरा तो ये इन्होंने कुछ किया नहीं उसमें, बट अब फिलहाल ऐसा लगता है कि जो एक 180 के बॉटम से एक अच्छा रिवर्सल आ गया है, नीचे से 15-20% से ज्यादा भाग चुका है। तो थॉट यही रहेगा कि देखिए बहुत लाइक्लीहुड है कि एक मीडियम टर्म बेस तो बन गया है, बट क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा नुकसान कर लिया है, टाइम फ्रेम इनको बढ़ाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर ट्रेड में बने रहना चाहते हैं तो बने रहें, बट टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा। 12 से 24 महीने लग जाएंगे
इनका पहले भाव आएगा 8-9 महीने 10 महीने में, और उसके बाद कहीं उसकी रिकवरी शुरू होगी। बनस्पत की अब ये 180 का लो टूटे नहीं, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे और 180 पे ध्यान रखें और वहां पे दोबारा राय लें एक बार बायोकॉन के लिए। और इमामी के लिए देखिए इमामी के सेटअप थोड़े इससे बेहतर लग रहे फिलहाल के लिए, बट यहाँ पे भी थॉट यही है कि भाई अब ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, थोड़ा सा वॉल्यूम इरेटिक रहते हैं इसमें, कभी कम ज्यादा होते रहते हैं, बट यहाँ पे भी मेरा थॉट तो यही है कि यहाँ से मैं इनको निकलने को तो नहीं बोल सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे और 3 से 6 महीने और दे दें इसको। ओके भाई, दोनों में रुकना पड़ेगा मोदी साहब आपको। दोनों स्टॉक जो है काफ़ी नीचे आपकी बाइंग से, तो वेट करेंगे तो प्राइस आएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन अभी बेचने में कोई समझदारी नहीं है, नुकसान हो जाएगा आपका। अगला सवाल है ब्रिज का, जो जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिज सिंह। बताइए ब्रिज सिंह जी, क्या सवाल है? नमस्कार सर। हेलो सर मेरे, हाँ नमस्कार सर। कोपरान के 600 शेयर है मेरे पास, हाँ। 162.45 की प्राइस पे। दूसरा टाटा एलेक्सी के 20 शेयर है सर, 6759 की रेट पे। 6759 की रेट पे है सर। इसका सर 2 महीने का व्यू है मेरा, 2 महीने के अंदर अगर सर भाव आ जाता है तो मैं निकालना चाहता हूँ। ओके 6759 पे और कोपरान। सरवन जी बताइए, इसमें तो इनको फायदा हो रहा है टाटा एलेक्सी में। हाँ मोटा मोटी इनके जितने मैंने प्राइसेस सुने, इनको आई थिंक दोनों ट्रेड्स में ठीक ठाक अच्छा मुनाफा आ रहा है। तो ऐसे केस में आई थिंक एज आई सेड, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई देखिए मुनाफे में है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तो जरूर इस्तेमाल करिए, और फिर देखिए कि हाँ भाई टारगेट कहाँ तक आ सकते हैं। तो टाटा एलेक्सी बढ़िया स्टॉक है और सेक्टर के अगेंस्ट में चला हुआ है, जहां पे सेक्टर में बड़ी पिटाई हुई इसकी भी हुई, बट इसने बहुत फास्ट काफी अच्छी रिकवरी कर ली है और ऑलमोस्ट अपने पेयर से ज्यादा पुल बैक किया है इसने। तो मेरा थॉट यहाँ पे कि बेस्ट विद इन दिस राइज शायद कहीं ओवर हो रहा होगा, तो उसका मेरा कहने का तात्पर्य है कि स्टॉप लॉस इनका ट्रेलिंग का बहुत टाइट होना चाहिए। अब इनके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, पैसा इनको घर थोड़ा लेके जाना है, तो उस केस में मुझे लगता है जो 4-5 दिन पहले जो गैप अप हुआ उसके नीचे जो आई थिंक जो लोज आते हैं वो तकरीबन आई थिंक 7500 के आसपास आते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 7480 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें तो इनके तब भी इनके तकरीबन 12-15% के करीब, मेरे ख्याल से मोटा मोटी इनके 12-13% के करीब बनने चाहिए। तो 13% ऊपर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 7480 पे क्लोजिंग बेसिस पे, और टाटा एलेक्सी के ट्रेड में बने रहे। मुझे लगता है कि 8000-8100 के टारगेट्स ऊपर में आ सकते हैं, बने रहना चाहिए इसमें। और कोपरान में भी बने रहना चाहिए ना जी। कोपरान भी मोटा मोटी थॉट वही है कि शायद इनके प्राइस आई थिंक 162 का भाव इनका मैंने मोटा मोटी सुना, तो आई थिंक बढ़िया मोमेंटम में चला है और अच्छा पैटर्न बना के चल रहा है। तो यहाँ तो मैं इनको बोलूंगा कि इसको अगर रख सके तो 9-12 महीने प्लस टाइप की अगर डिलीवरी रख सके तो आई थिंक यहाँ पे बने रहे। मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे बन गया है, तकरीबन 97-98 के आसपास। तो मोटा मोटी 100 रुपए से बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, बहुत दूर का प्राइस दिख रहा है, बट फिलहाल जो ये चला है एक बहुत बढ़िया बेस 100 के आसपास बना के चला है। तो मुझे लगता है कि पिछले हाई को एक बार चैलेंज करेगा, और पिछला हाई इसका काफी दूर है, 300-325 के आसपास है। तो 12 महीना प्लस लगेगा, बट 280-300 तक भी पहुंच सकता है 12 से 18 महीने में। ओके अगला सवाल है कौशिक कुमार का, चंदन नगर पश्चिम बंगाल से। कौशिक जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सरविंदर जी। सर मेरा सवाल है मझगांव डॉक पर। हाल ही में लास्ट वीक में 10 मझगांव डॉक ले चुके हूँ मैं, तो 1028.99 में। तो ऐसे तो सब कुछ ठीक है सर, मेरे को ये जानना है कि मेरा एंट्री क्या गलत हुआ है, क्योंकि मेरे को लगता है कि 1020 और 1027 के आके ये बार बार बाउंस कर रहा है। तो एक सवाल मन में आ गया कि क्या मैं कोई गलती कर चुका हूँ, क्या मेरा एंट्री गलत हो चुका है? तो इस बारे में अगर कोई राय मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता। ओके सरवन जी, बहुत मुझे अच्छा लगा, ये बहुत समझदार और ट्रेडर है, बहुत पढ़ लिख के करते हैं, लेकिन इनका जो सवाल है वो इंटरेस्टिंग है। क्या एंट्री गलत हुई क्या? नहीं, हर ट्रेडर को ऐसे थोड़े सवाल और थोड़ा डर हमेशा बाजार में रहना चाहिए, उससे हादसे और एक्सीडेंट नहीं होते हैं। जितना आप थोड़ा हल्का फुल्का डर रखेंगे और संभल के रहेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। सवाल इनका बहुत अच्छा है। देखिए मज़गांव डॉक्स इन्होंने अभी जाके लिया, जब पिछले 4-5 महीनों में अच्छा करेक्शन करके बैठा था और जब काफी अच्छा ऊपर से करेक्शन आ चुका था, तब इन्होंने कहीं एंट्री नहीं की और अब ये ब्रेकआउट पे एंट्री करना चाह रहे हैं। तो आप समझिए कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग हमेशा काम नहीं करती। स्टॉक ऑलरेडी 40% 600 से चल चुका है, ऑलमोस्ट तकरीबन 600 के आसपास गया था और वहां से 40% ऊपर आने के बाद आप नया ब्रेकआउट किया तो आपने लिया।
आपको कोशिश कहीं रेंज के नीचे एंड में करनी चाहिए थी। तो उस हिसाब से तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आपकी एंट्री बहुत लेट है, बहुत लेट है। बट अब आप कर रहे हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, तो आई थिंक ठीक है, डिसेंट है, ट्रेड इज नॉट बैड। उस हिसाब से, उस लेवल से ट्रेड बैड नहीं है। मेरा थॉट ये है कि ट्रेड में बने रहें और इमीडिएट बेसिस पे जो पीछे के लॉस रहे हैं उन पे कहीं इनको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। आई थिंक 998 के नीचे क्या इनका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और मैं इनको फिर टारगेट भी दे रहा हूं। तो नेक्स्ट 10 से 15 वर्किंग डेज के लिए मेरे हिसाब से 997 पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, उसके नीचे जाए तो निकलना पड़ेगा इनको। और ऊपर में मुझे लगता है कि 1120 1150 के टारगेट्स इस मोमेंटम में आ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने अपना पिछला हाई बहुत अच्छे से निकाला है। ओके, कौशिक कुमार जी, स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत ध्यान से रखिएगा, और चूंकि ऑलरेडी 40% रनअप है तो आपको ये दोनों बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आपका फ़ायदा बना रहे। अभी आप फ़ायदे का ट्रेड लेके बैठे हैं। अगला सवाल है MS तिवारी का, पुणे महाराष्ट्र से। तिवारी जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार नीरज जी। जी सर, मेरे पास 3100 IDFC फर्स्ट बैंक है, और ये 59.35 रुपए पे हमारा जो है वो टोटल एवरेज है। और मैं इसको लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल, 8 साल, 10 साल कब तक भी होल्ड कर सकता हूँ फॉर इंडेफिनिट पीरियड। बस मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं जिसमें वो ट्रिगर हो जाए, तो बस उससे निकल जाऊं। पहले तो ये बताइए कि इस स्टॉक से इतना प्यार क्यों है? सर, बहुत सारे लोगों ने इतना बोला है कि, और एक तो मैंने भी इनके मैनेजमेंट के विषय में पढ़ा है काफी कुछ, और बहुत स्ट्रांग कंपनी है, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर से, एटलीस्ट अभी प्रॉफिट मेकिंग हो गई है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कि बैंक है, जब पैसा ब्याज पे उठाएगी तो नुकसान तो होने के चांस कम हैं अगर सही ढंग से उसको उठाया जाए। तो अभी इन्होंने अपना डाइवर्जन भी थोड़ा रिटेल की तरफ ज्यादा किया है, तो वहां पे पैसा डूबता भी है, तो इतना नहीं डूबता है कि बैंक डूब जाए। तो इस वजह से ये सारी चीजें हैं, और स्ट्रांग मैनेजमेंट है, नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट है जी। तो चलिए, आपने पढ़ लिख के इसको लिया है, तो इसलिए आपका भरोसा इस पर बना हुआ है। चलिए अब सवाल लेते हैं। 72.15 चल रहा है, इनको फायदा हो रहा है 12.80 का। सरवीन जी, क्या इस स्टॉक में लंबे समय तक इनकी जो इच्छा है रुकने की, वो रुक सकते हैं पहला? और अगर रुकते हैं तो वो क्या रेड सिग्नल होगा जहां पे, जिसको हम स्टॉप लॉस कह सकते हैं, जहां से निकल के तुरंत भाग जाए? नहीं, अच्छे सवाल है इनके। पहली बात तो, अगर ये कॉर्पोरेट एक्शन इसमें नहीं है और जो मेरे को इसकी शेयर होल्डिंग दिख रही है, तो प्रमोटर्स ने तकरीबन 3-3.5%, आई थिंक 340 बेसिस पॉइंट्स अपना स्टेक यहाँ बढ़ाया है लास्ट क्वार्टर में। तो प्रमोटर्स अगर ये कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट नहीं है, कहीं और क्लासिफिकेशन का चेंज नहीं है, वो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, तो फिर ये एक अच्छा संकेत है कि गए क्वार्टर में प्रमोटर्स ने ही इसमें 3-3.5% अपना मोटा मोटी स्टेक बढ़ाया है। तो अगर प्रमोटर्स को ही अपने स्टॉक में भरोसा जब रहता है तो फिर इनको भी रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से एक इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं, कोई भी स्टॉक लेते वक्त आप ये मत बोल दीजिए कि इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। हर ट्रेडिंग, हर स्टॉक या हर चीज जो ली जाती है कभी ना कभी बेचने के लिए ली जाती है, तो इट कैन नॉट बी इनडेफिनेट। तो आप इनडेफिनेट पीरियड नहीं बोलिए, बट टाइम फ्रेम आपका जो भी हो सकता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप मुझे पूछें तो स्टॉक जब से आया है तब से कंसोलिडेट ही हो रहा है, और अब अपनी आई थिंक जितनी इसने रेंज बनाई है 2015 के बाद से, उसके अपर एंड की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। 84-85 के आसपास आई थिंक वो लेवल्स हैं। तो आई थिंक 84-85 का जब ब्रेकआउट उसमें हो जाएगा, जो कि लग रहा है इस मोमेंट, इस पर्टिकुलर साइकिल में कि पॉसिबल है कि हो जाएगा, तब आई थिंक ये इवन लॉन्ग टर्म फ्लेवर के लिए 12-18-24 महीने प्लस के लिए भी बहुत बढ़िया स्टॉक हो जाएगा। सो आई थिंक डे टू डे इसको मॉनिटर करते रहे, एनालाइज करते रहे, और फिलहाल के लिए जो इन्होंने स्टॉप लॉस पूछा है वो 63.40 पे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं और ट्रेड में बने रहें। ओके, 63.40 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस बनता है, और इसको आप लेकिन थोड़ा वॉच लिस्ट पे आपको रखना पड़ेगा, रोज इसको देखते रहिए, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक जो है ना, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। ये बात सही है तिवारी जी आपकी, और क्रेडिट ग्रोथ भी 14-15% की चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन कहाँ से किक इन हो जाएगा एनपीए का सिलसिला, वी नो, कह नहीं सकते, डोंट नो। तो इसलिए आपको इस पर नज़र बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि छोटा बैंक है और बैंकिंग सेक्टर में बड़ी वोलेटिलिटी रहती है। फिलहाल आप बने रहिए इसमें। अरे एक ट्विटर एक सवाल लेता है, अविनाश कुमार गए, टाटा पावर पे हैं 80 शेयर ले रखे हैं 216.65 के, एसआईपी के थ्रू इन्होंने लिया है, मतलब धीरे धीरे करके छोटी छोटी क्वांटिटी में लेते हैं, और लेना चाहिए क्या इसमें?
देखिए, जब इनिशियली हमने ओवरऑल ध्यान बनाया था, तो हमने इसमें वीकनेस का ध्यान बनाया था, तो हमने कहा था कि 180 तक के टारगेट्स हैं, तो मोटा मोटी 175 180 तक जाके आया है, मोटा मोटी 180 के आसपास ही जाके आया है। तो आई थिंक जो मीडियम टर्म इसके करेक्शन टारगेट्स थे उसने पूरे कर लिए हैं। अब ग्रेजुअली ट्रेंड को इंप्रूव होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो इनको भी वही बोलूंगा कि डे टू डे इस पर ध्यान रखें, एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन में इसका भाव देखते रहें, अलर्ट रहें, और आई थिंक जो ट्रेड है फिलहाल उसी में बने रहें। अभी क्लियर कट ब्रेकआउट्स नहीं आए हैं। आई थिंक 230 235 के आसपास अगर आप देखेंगे तो पहले इसके पिछले हर्डल्स रहे हैं, उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक 235 के ऊपर मोमेंटम और पॉजिटिव होगा। तब तक नई पोजीशन ऐड नहीं करनी है, जो पुरानी है उसमें ही इनको मेरे हिसाब से एसआईपी में बने रहना चाहिए। ओके, अभिषेक धोत्रे जी ने एक सवाल लिखा है। गाबा जी ने उनको सुझाव दिया था कि रेपको होम फाइनेंस ले सकते हैं आप, तो इन्होंने जब लिया था तो उसका भाव 231.40 था, अभी शायद 288-300 के आसपास होगा। दिखाइए रेपको होम। तो अब इनके मन में सवाल ये है, 289 है, कि फ़ायदा तो हो गया है, अब क्या करें? तो क्या करना चाहिए, होल्ड और सेल? नहीं, ये पूरा डिपेंड करेगा इनके टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर इनका टाइम फ्रेम ट्रेडिंग या मोमेंटम का था तो आई थिंक पैसे इनके अच्छे बन गए हैं और उनको मुनाफा लेना चाहिए। और जब इनका अगर टाइम फ्रेम उससे ज्यादा है तभी इनको इसको होल्ड करना चाहिए। तो आई थिंक अगर इन्होंने ट्रेडिंग का कॉल लिया है तो बहुत बढ़िया टाइम है थोड़ा मुनाफा मानने के लिए। ओके, अगर ट्रेडिंग के लिए लिया था आपने धोत्रे जी, तो फिर आपको प्रॉफिट थोड़ा बुक करना चाहिए। प्रीतपाल सिंह जी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। प्रीतपाल जी नमस्कार। प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी व्यस्त है बच्चों के साथ हमें लग रहा है। चलिए फिर मैं ट्विटर से सवाल ले लेता हूँ जरा। ओके, क्योंकि शुक्ला जी का एक सवाल है जहाँ पे इन्होंने कई सारे स्टॉक एक साथ लिख दिए हैं। यूको बैंक 70 शेयर 29 रुपये 80 पैसे में। बताइए। यूको, जी आई थिंक देखिए पीएसयू बैंकिंग में पिछली बढ़िया रैली इसके बाद जो हमने 2021 के एंड में और जो हमने 22 के स्टार्ट में जो रैली देखी है, आई थिंक उसमें बढ़िया मूवमेंट रहा। और उसके बाद अब ये आप देखेंगे कि यहाँ पे अब करेक्शंस चल रहे हैं। सेकंड हाफ में जो टॉप बना लिया इसने लास्ट क्वार्टर में, वहां से अब इसमें एक मल्टी क्वार्टर करेक्शन चल रहा है। तो 6-7 महीने पूरे हो चुके हैं पीएसयू बैंकिंग के संदर्भ में। मैंने हमेशा बोला है कि उस मूव को पीएसयू बैंक्स पचा रहे हैं। इसका भी चार्ट ऑलमोस्ट सेम ही है कि भाई ये उस मूव को पचा रहा है जो ये चला था तकरीबन मेरे ख्याल से 8-9 रुपए से जो चला था। सो वहां से जो है 10 रुपए से जो चला है ये ऑलमोस्ट 30 रुपए तक गया था। तो आई थिंक उसको पचा रहा है और अब नेक्स्ट लेग मोटा मोटी ऊपर की तरफ चलना चाहिए, बट उसका इनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आई थिंक अभी एटलीस्ट 1 महीना 1.5 महीना और मोटा मोटी इसी रेंज में रहेगा, तकरीबन 33 रुपए से लेके नीचे में 24 रुपए तक। तो ये जो रेंज है 24 से 33 की, आई थिंक ये 1-1.5 महीना और स्टिक करेगी। उसके बाद या तो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट तब कॉल लेंगे, बट फिलहाल बने रहे। प्रीतपाल जी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। हाँ जी बताइए। हाँ सर, मेरे पास वेस्कॉन इंजीनियर्स के 5,350 शेयर हैं 47 के रेट पे, 4-5 साल से होल्ड कर रहा हूँ। मेरा प्राइस आएगा या क्या करूँ मैं इसमें? सरवन जी बताइए। नहीं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी लॉस है इनके लिए यहाँ पे। अगर 8 साल से होल्ड कर रहे हैं तो आई थिंक क्लियरली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था। स्टॉक पे उम्मीद इन्होंने क्यों बांधी मुझे नहीं मालूम। जो स्टॉक 2010 से नहीं चला है, आई डोंट नो उस पर उन्होंने उम्मीद उतनी क्यों बांधी, मुझे नहीं समझ में आया। बट डेफिनेटली मैंने इसको कवरेज में बहुत दिन से देखा भी नहीं है, तो मेरा इसमें बहुत कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, तो मैं इसको पास करना चाहूंगा। बट बहुत अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी के स्टॉक में लॉन्ग है, तो जितना हो सके जहां हो सके आई थिंक निकले और किसी अच्छे स्टॉक में जाए। ओके, सरविंद एक बहुत क्विक जवाब दीजिएगा। फुलेंदर जी का सवाल है गुड़गांव से। पीएफसी के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 112 के भाव पर। जी, ये 5 साल तक होल्ड करना चाहते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जी देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने हमेशा मेंटेन किया ये स्टॉक इतना, इसको हम बोलते हैं ना, ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल रहता है ऑलवेज जब हम किसी को सिखाते हैं या पढ़ाते हैं कि भाई इस स्टॉक को आप देखिए, इसको अगर आपने ट्रेड किया होता तो ये इसने लास्ट तकरीबन 20-22 सालों में 15 सालों में एटलीस्ट एक रेंज पकड़ के रखी थी। और वो रेंज थी मोटा मोटी 180 से लेके 190 से लेके नीचे में तकरीबन 51 की, और बाद में थोड़ी रिफाइन होती रहती थी, तो 150 से लेके तकरीबन 75 के बीच में चला करता था ये। और इसने 15 साल इसने मोटा मोटी किया है।
अब 15 साल करने के बाद अब ये जो निकला है 16 साल के बाद, आई थिंक डेफिनेटली इसमें जूस है, इसमें मीट है, इतने बड़े पैटर्न का ब्रेकआउट है, आई थिंक स्टॉक चलेगा। फिलहाल तो बहुत बढ़िया चल गया है, 100 का 200 हो गया है, तो एक थ्रोबैक, एक छोटा करेक्शन आ सकता है। बट ब्रॉडली अगर इन्वेस्टमेंट बेसिस ग्रेड पे लेके रखना चाहते हैं तो आई थिंक लेके रखना चाहिए। बहुत बढ़िया 15-16 साल का ब्रेकआउट है पैटर्न का, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि और यहाँ पे जूस बाकी है। 12-18 महीने का अगर होराइजन है तो मुझे लगता है 270-280 के टारगेट्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। बट ये जरा केवियट इसमें ध्यान रखें कि 100 का 200 अब भी हुआ है ताजा, तो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इन भाव से लॉन्ग नहीं करना है। जो ट्रेड है उसमें बने रहे, जो ट्रेड है उसमें बने रहिए, इस भाव पे लॉन्ग नहीं करना है। और ऑलरेडी 112 पे आपने ले रखा, तो आपकी शानदार रैली इसमें बनी हुई है, तो इस पे अच्छा ट्रेड आपके लिए बन गया है। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। और मार्केट इस समय थोड़ी सी तेज़ी वहीं पे आसपास है, लगभग मार्केट थोड़ा ठहरा हुआ सा दिख रहा है। लेकिन चलिए छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।